हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ आप IFRS 16 लेसी अकाउंटिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब हम करते हैं लेसर की अकाउंटिंग। लेसर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से अकाउंटिंग करेगा ये हमने इस लेक्चर में सीखना है। देखो, लेसर कौन पर्सन है? लेसर वो पर्सन है जो एसेट रेंट पर दे रहा है, ठीक है। तो वो पर्सन है, यानी कि जहां पर लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं क्या कर रही थी, लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं एक्सपेंसेस या फिर लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी या ROU एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉग्नाइज कर रही थी। अब लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेसर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं क्या रिकॉग्नाइज करूंगी? रिसीवेबल्स रिकॉग्नाइज करूंगी। देखो, रिसीवेबल्स रिकॉग्नाइज करने से पहले ये समझना होगा कि लेसर के लिए वो लीजेस कैसा ट्रीटमेंट रहेगा उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेसर जो है वो अपनी लीज को या तो फाइनेंस लीज कह सकता है या फिर क्या बोल सकता है उसको, ऑपरेटिंग लीज। या तो वो फाइनेंस लीज बोलेगा या तो उसको ऑपरेटिंग लीज बोलेगा। देखो, सिंपल शॉर्ट सा मतलब, वैसे फाइनेंस लीज के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे अभी। सिंपल शॉर्ट सा मतलब क्या हुआ? फाइनेंस लीज का मतलब जहां पर ओनरशिप, या हम ओनरशिप नहीं कह सकते, बेसिकली एसेट से रिलेटेड सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंस लीज। उसके बाद है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या हुआ? जहां पर फाइनेंस लीज की डेफिनेशन मीट नहीं हो रही है वो हमारा क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग लीज बन जाएगा। अब सबसे पहले फिर मुझे ये समझना होगा कि मैम फाइनेंस लीज किसको बोलते हैं। फाइनेंस लीज, IFRS 16 लीजेस that states that a lease is probably a finance lease। अगर आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स में से जो आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, या अगर मैक्सिमम क्राइटेरियाज इन पॉइंट्स के सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? फाइनेंस लीज कहेंगे। अब क्वेश्चन इसके मैम ये क्राइटेरियाज हैं क्या? रजे, एक बात का ध्यान रखना कि फाइनेंस लीज, आप जब इन पॉइंट्स का कंक्लूजन निकालोगे ना, आपको यही मिलेगा कि इन पॉइंट्स का कंक्लूजन निकालते वक्त कि आपने ओनरशिप, ऑलमोस्ट ओनरशिप अपने पास ले लिया। आई एम यूजिंग द वर्ड ऑलमोस्ट ओनरशिप, मतलब एसेट को अब आपके अलावा और कोई यूज कर ही नहीं सकता। सब्सटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड्स आपके पास आ गए हैं। हमने अपना क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि फाइनेंस लीज का मतलब क्या हुआ? एसेट से रिलेटेड मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड्स। रिस्क और रिवॉर्ड्स मतलब एसेट्स को अपने पास रखने से रिलेटेड जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, उसके साथ की इनकम्स एंड ऑल दैट, वो आपके पास आ रही है, एंड उससे रिलेटेड रिस्क भी आप बेयर कर रहे हो। तो अगर ये कंडीशन, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये वही कंक्लूजन निकालता है कि मेजॉरिटी ऑफ द रिस्क और रिवॉर्ड्स किसके पास जा चुके हैं? लेसी के पास जा चुके हैं। IFRS 16 states that a lease is probably a finance lease if one or more of the following apply. Ownership is transferred to the lessee at the end of the lease. ठीक है, एंड ऑफ द लीज पर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट। लेसी के पास ऑप्शन है एसेट को परचेज करने का, और वो उस वैल्यू पे परचेज करेगा लीज पीरियड एंड होने के बाद जो फेयर वैल्यू से कम है। ऑब्वियसली फेयर वैल्यू से कम क्यों होगी? क्योंकि वो ज्यादातर एसेट को यूज कर चुका होगा। And at the inception date becomes excisable and it is reasonably certain that option will be excised। सिर्फ एक्साइज ऑप्शन देना ही जरूरी नहीं है, हमने ये भी देखना है कि ऑप्शन क्या वो एक्साइज करेगा। अगर लेसर लेसी को ऑप्शन दे देता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आगे से लेसी उसको एक्साइज भी करे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ केस, तो दैट द ऑप्शन विल बी एक्साइज, तो उस केस में हमारी जो ओनरशिप है वो क्या मानी जाएगी? ट्रांसफर्ड मानी जाएगी। दूसरा, लीज टर्म जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंटिंग लाइफ ऑफ एसेट कवर कर देता है। लेट्स से सपोज करो आपने एक मशीनरी परचेज की थी, मशीनरी की लाइफ थी 10 इयर्स, आपने क्या किया? इसको 9.5 इयर्स के लिए लीज पर दे दी। मेजॉरिटी, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट इज कवर्ड इन लीज टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फाइनेंस लीज है। क्यों? 9.5 इयर्स में सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स विल गो टू द लेसी, सो दैट्स व्हाई ये क्या हुआ? फाइनेंस लीज हुआ।
Third point, at the inception of the lease, the present value of the lease payments account amounts to lease in substantially at the fair value amounts to leased substantially all of the fair value of the asset. जितना भी आप लेसर को पे कर रहे हो, मतलब आप मतलब लेसी, जितना भी लेसी लेसर को पे कर रहा है वो उसकी फेयर वैल्यू के समान ही है। मतलब एक तरह से मैं ओवरऑल एसेट खरीद ही रही हूँ। मान लो एसेट की वैल्यू जो है वो 10 लाख की है और मैंने लीज पेमेंट्स ऐसे डिजाइन की हैं कि लीज पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है वो $9,80,000 की आ रही है। इट मींस ऑलमोस्ट हमने परचेज ही कर लिया एसेट ड्यूरिंग द लीज टर्म। सो दैट्स वाई ये किसकी हिंट होगी, फाइनेंस लीज की। देखो मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू द लेसी। The leased assets are of a specialized nature so that only lessee can use them without major modifications being made. तो जो हमारे लीज्ड एसेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेसी के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैंने एक मशीनरी, ऐसी मशीनरी परचेज की कि आई कैन नॉट यूज दैट मशीनरी, ओनली लेसी कैन यूज दैट मशीनरी। उसमें ऐसी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, वो मशीनरी बनी ही लेसी के लिए। सो फाइनेंस लीज, ठीक है। द लेसी विल कंपनसेट द लेसर फॉर देयर लॉसेस इफ द लीज इज कैंसल्ड। सो अगर लीज कैंसिल होती है तो लेसी कंपनसेट कर रहा है लॉसेस के लिए, इट मींस फाइनेंस लीज। Gain or losses from fluctuations in the fair value of residual fall to the lessee, for example by means of rebate or lease payments. Gain or losses अगर residual value बच जाती है at the end of the life of asset will fall to the lessee, और वो लेसी को देनी पड़ेगी तो भी वो क्या होगा, फाइनेंस लीज ही होगी। The lessee can continue the lease for a secondary period in exchange for substantially lower rental payments, मतलब वो लीज को एक्सटेंड कर सकता है, तब भी ये किसका एग्जांपल होगा, फाइनेंस लीज का। देखो हर एक पॉइंट से मुझे ये पता लगा कि कहीं ना कहीं लेसी इज एबल टू कंट्रोल दैट एसेट, लेसी इज एबल टू टेक ऑल ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ दैट एसेट, तो वो क्या क्लासिफाई होगी, फाइनेंस लीज क्लासिफाई होगी, ठीक है। सो अब उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर आपने ये देखना है कि अंडरस्टैंडिंग 6 पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग 6 में देखो, डैन बॉब इज अ लेसर एंड इज ड्रॉइंग अप अ लीज एग्रीमेंट फॉर अ बिल्डिंग। The building has a remaining useful life of 50 years and the lease term which would commence on 1st January 2000 is for 30 years. So देखो फर्स्ट इंडिकेटर वो हमें यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं वेदर इट इज अ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वेदर इट इज अ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो उन्होंने कहा कि टोटल लाइफ 50 इयर्स की है, बट जो लीज पीरियड है वो कितने का है, 30 इयर्स का है। इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट्स लाइफ कवर नहीं कर रहा है। सो इस फैक्टर से हमें देख के क्या पता लगता है कि दिस इज एन ऑपरेटिंग लीज। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग लीज का एग्जाम्पल है, ओके। Dan Bob would receive 40% of the assets value upfront from the lessee। अब वो कहता है Dan Bob जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है ना, वो रिसीव करेगा और वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है ना वो 40% ऑफ द एसेट्स वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू का 40% बनता है, ठीक है। तो मतलब जो फेयर वैल्यू है जो कि हमने लीज पेमेंट्स के थ्रू रिकवर की है वो कितनी की है, 40%, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड इंडिकेटर हो गया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट, डैन बॉब विल रिसीव 6% ऑफ द एसेट्स लाइफ एट द एंड ऑफ 2000, मतलब वो हर एक साल 6% की फेयर वैल्यू रिसीव करेगा, 6% की फेयर वैल्यू रिसीव करेगा, मतलब कितना हो गया, 6% मल्टीप्लाइड बाय 30 इयर्स तक रिसीव करता रहेगा, मतलब 180 इयर्स तक वो क्या करता रहेगा, एसेट की फेयर वैल्यू रिसीव करता रहेगा, ठीक है। सॉरी 180 टाइम्स, सॉरी मैंने ईयर लिख दिया, 180 टाइम्स वो फेयर वैल्यू क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा, मतलब सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू इज रिकवर्ड ड्यूरिंग द लीज टर्म। सेकंड, अच्छा अब इससे मुझे क्या पता लगता है कि ये लीज कौन सी है, ये फाइनेंसिंग लीज है। मैम अभी तो आप ऑपरेटिंग रजे इंडिकेटर, एक एक इंडिकेटर को हम लोग वो कर रहे हैं ना, इवेलुएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इससे मुझे क्या पता लगता है कि दैट दिस लीज इज अ
फाइनेंस लीज. ओके, नेक्स्ट पार्ट, लीगल टाइटल एट द एंड ऑफ द लीज रिमेन्स विद डैन बॉब. लीगली वो उसका ओनर है, बट लेसी जिसने जो लेसी है, लेसी कैन कंटिन्यू टू लीज द एसेट इनडेफिनेटली एट अ रेंटल दैट इज सब्सटेंशियली बिलो इट्स मार्केट वैल्यू. ये आपका थर्ड इंडिकेटर हो गया. थर्ड इंडिकेटर क्या कहता है कि आप चाहे लीगली ओनर रहेगा डैन बॉब, लेकिन अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप लोअर पेमेंट्स पे एक लीज कंटिन्यू कर सकते हो. थर्ड इंडिकेटर भी क्या हो गया कि आपके पास अगेन लीगली ओनर जो है वो कौन है, डैन बॉब है, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अपने हाथ में कंट्रोल कौन कर सकता है, लेसी. इट मींस अगेन जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है वो भी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, फाइनेंस लीज की तरफ. इफ लेसी कैंसल्स द लीज, यहां से फोर्थ इंडिकेटर स्टार्ट होता है. वो कहते हैं इफ लेसी कैंसल्स द लीज इट मस्ट मेक अ पेमेंट टू डैन बॉब टू रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट. मतलब अगर लीज के अलावा डैन बॉब इस एसेट को कहीं और यूज करना चाहे और जो उसको लॉसेस हो रहे हैं उन लॉसेस को भी कौन रिकवर करेगा, लेसी रिकवर करेगा. तो फोर्थ इंडिकेटर भी हमने अभी फाइनेंस लीज में पढ़ा, तो ये भी फाइनेंस लीज है. मेजॉरिटी ऑफ इंडिकेटर्स कौन से हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडिकेटर्स हैं फाइनेंस लीज के. देयरफॉर ये क्या होगा, हमारी क्लासीफाई कौन सी लीज क्लासीफाई होगी, फाइनेंस लीज ही क्लासीफाई होगी. ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा इंडिकेटर्स दिए होंगे, आपने ये देखना है मेजॉरिटी ऑफ द इंडिकेटर्स कौन से क्लासीफाई हो रहे हैं. सो दिस लीज विल बी फाइनेंस लीज. अब हम फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट एंड नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. इनिशियल मेजरमेंट मतलब फर्स्ट टाइम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंटली किस पे रिकॉर्ड करेंगे. तो इनिशियल मेजरमेंट में वो क्या कहते हैं, एट द इंसेप्शन ऑफ ए लीज लेसर प्रेजेंट्स एसेट हेल्ड अंडर अ फाइनेंस लीज एज रिसीवेबल. क्योंकि लीज पेमेंट्स उसको रिसीव होनी है तो वो रिसीवेबल ऑब्वियस है कि रिसीवेबल प्रेजेंट करेगा. द वैल्यू ऑफ द रिसीवेबल इज कैलकुलेटेड एज सेम एज, वही जैसे लेसी ने पेएबल दिया था उसी तरह लेसर जो है वो रिसीवेबल रिकॉग्नाइज करेगा. कैसे, आपका फिक्स पेमेंट्स जितनी भी है, फिक्स पेमेंट्स मतलब ईयरली जो होनी है, वेरिएबल पेमेंट्स दैट डिपेंड अपॉन द इंडेक्स रेट उसकी प्रेजेंट वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, अनरेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, परचेज ऑप्शंस और टर्मिनेशन पेनल्टीज. इसमें से जो भी रिसीवेबल होगा वो हमारा लेसर जो है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे अपना रिकॉग्नाइज करेगा. ठीक है, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करते हैं. द सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज इज एज फॉलो. कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज इज इंक्रीज्ड बाय फाइनेंस इनकम अर्न्ड व्हिच इज आल्सो क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज रिसीवेबल इज रिड्यूस्ड बाय कैश रिसीट्स. अब ये वही अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल की तरह है. इसमें मैंने आपको लेसी की अकाउंटिंग की बारी क्या सिखाया था. देखो लेसी की अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि आपकी जितनी भी लीज पेमेंट्स की, अब मैं यहाँ पे पेमेंट्स नहीं बोलूंगी क्योंकि लेसर ने रिसीव करना है तो लीज रिसीवेबल्स बोलूंगी. ठीक है, जितनी भी लीज रिसीवेबल्स की कैरी डाउन ब्रॉट डाउन वैल्यू जो है आपके पास ओपनिंग बैलेंस, उसमें क्या ऐड करोगे आप लोग, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, है ना. तो इंटरेस्ट पेमेंट्स ऐड कर दोगे, माइनस क्या करना है, जितना आपने एक्चुअली में कैश पे किया जो बैलेंस बच जाएगा वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस. तो वही वो बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट जो आप लोग कंसीडर कर रहे हो ना, ये कौन सा कर रहे हो, जो आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था. इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द रीड और लेसीज बोरोइंग, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, याद है ना, पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में. तो वही रेट जो प्रेजेंट वैल्यू पे निकालने के लिए हमने यूज किया था, ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे. बट दिस टाइम दिस विल रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम. क्यों, क्योंकि ये लेसी के लिए, लेसर के लिए रिसीवेबल है. सो दैट्स व्हाई ये क्या हुई हमारी इनकम. और ये जो एक्चुअली में आप लोग कैश पेमेंट्स कर रहे हो ये कहाँ पे जाएगा, आपके कैश अकाउंट में. जो बैलेंस बच जाएगा दिस विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल. दिस विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल. अंडरस्टैंडिंग 7 पर आते हैं. अंडरस्टैंडिंग 7 में वी लीजेस मशीनरी टू टी. The lease is for 4 years at an annual cost of 2,000, payable annually in arrears. In arrears और in beginning का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इन अरियर्स मतलब जो आपकी लीज पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर की जा रही है.
द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज 5710, उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ। इम्प्लिसिट रेट जो है वो कितने का है, 15% का। मतलब ये जो आप 2000 को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आए हो, वो कौन सा रेट यूज करके लेके आए हो, 15%। अब वो किस तरह से अपनी नेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर करेगा, हमने ये कैलकुलेट करना है। आ जाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग 7 पर। अंडरस्टैंडिंग 7 में देखो 5710 आपके पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस। इस ओपनिंग बैलेंस में 5710 का आप लोग 15% ऐड करोगे। क्यों, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, माइनस जो एवरी ईयर कैश पे कर रहे हो वो माइनस कर दोगे। जो बच जाएगा वो क्या है, आपका क्लोजिंग बैलेंस। सिमिलरली यही आपका अब रिसीवेबल, आई एम नॉट सेइंग हियर लायबिलिटी, क्योंकि लेसर के लिए अगेन ये रिसीवेबल है, तो ये रिसीवेबल आपके कैरी फॉरवर्ड होगा अगेन 15% माइनस 2000 क्लोजिंग बैलेंस, और एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड आपका ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। अब आपने इस साल के एंड में कितना रिसीवेबल जो है वो रिकॉग्नाइज किया टोटल, ये आपने 4566 का रिसीवेबल रिकॉग्नाइज किया है ना। इसमें से आपको नेक्स्ट ईयर कितना रिसीव होने वाला, देखो नॉन करंट एसेट्स में आपकी जो इन्वेस्टमेंट जाएगी वो 3251 जाएगी, 3251। वाई मैम, रजे वाई इसीलिए क्योंकि देखो 4566 में से आपके नेक्स्ट ईयर के एंड का रिसीवेबल कितना है, 3251 माइनस अगर मैंने किया तो कितना आ गया, 1315, इतना ही आएगा ना, 1315। मतलब टोटल 2000 मैंने रिसीव किया, ये जिसमें से 685 ऑलरेडी इनकम मैं कर चुकी थी। इसको माइनस करके देख लेना, 1315 आएगा। तो ये जो 1315 मैं लूंगी, ये क्या हो गया, ये मेरे करंट एसेट्स में क्लासिफाई होगा। क्यों, दिस मच अमाउंट ऑफ इनकम इज रिसीवेबल इन नेक्स्ट ईयर ओनली। और हमें बेसिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा पता है कि जो एसेट हम लोग जो अमाउंट हम लोग विद इन 12 मंथ्स रिसीव कर लेते हैं उसको हम करंट एसेट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसका टोटल करोगे 4566 ही बनेगा जो आपकी करंट ईयर की लायबिलिटी है, करंट ईयर का रिसीवेबल है। बट यू हैव टू बाइफरकेट दिस रिसीवेबल बिटवीन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। द अमाउंट विच इज रिसीवेबल इन मोर देन 12 मंथ्स वो क्या बनेगा, नॉन करंट एसेट। द अमाउंट विच इज रिसीवेबल इन विद इन 12 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, वो हमारा क्या बनेगा, करंट एसेट्स बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज की। अ लेसर रिकॉग्नाइजेस इनकम फ्रॉम एन ऑपरेटिंग लीज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अगर देखो हमने अभी क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर एक लीज ऑपरेटर फाइनेंस लीज नहीं है तो वो सिंपली क्या है, ऑपरेटिंग लीज है, और उसने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर देना। मतलब अगर मान लो उसको 45,000 की पेमेंट्स आएंगी ड्यूरिंग 3 ईयर पीरियड, तो वो 15,000 की पेमेंट्स एवरी ईयर रिकॉग्नाइज करता रहेगा। Any direct cost of negotiating the lease are added to the cost of underlying asset. The underlying asset should be depreciated in accordance with property, plant and equipment. उस पे property, plant and equipment के मुताबिक IAS 16 के मुताबिक depreciation भी चार्ज होगी। अगर वो IAS 38 में फॉल करता है तो उस पे भी चार्ज होगी। अंडरस्टैंडिंग 8 पे आ जाते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग 8 में वो क्या कहते हैं, O hires out an industrial plant on a long-term operating lease. On 1st of January 2001, it entered into a 7-year lease on a mobile crane. The term of the lease are 1,75,000 payable on 1st January 2001. ठीक है, 1,75,000 तो आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज कर देना है, फॉलोड बाय 6 रेंटल्स ऑफ 70,000 ऑन 1st January 2002 to 7। फिर उसके बाद 2, 3, 4 कितने ईयर्स हो गए, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 6 ईयर्स तक आपने 70,000 पे करना है। ओके, तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर उसके बाद आपने 4,20,000 अलग अलग ईयर्स में पे करना है टोटल मिला के। द क्रेन विल बी रिटर्न टू ओ ऑन 31st December। द क्रेन विल ओरिजिनली कॉस्ट 8,80,000।
अब देखो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपके माइंड में आना शुरू हो गया होगा कि मैम वेदर इट इज एन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, सो द राइट आंसर इट इज एन ऑपरेटिंग लीज। क्यों मैम? क्वेश्चन में बताया हुआ इसीलिए, हाँ क्वेश्चन में भी बताया हुआ इसलिए भी, और साथ में आपको इंडिकेटर्स भी दे रहे हैं ना। वो इंडिकेटर्स क्या दे रहे हैं? देखो आपने जो टोटल पेमेंट्स रिसीव करनी है वो रिसीव करनी है 420 प्लस 175, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है 880। उसने सारा पार्ट कवर नहीं किया, एक तो एसेट का, दूसरा उसके 25 इयर्स की यूजफुल लाइफ है और हमारी लीज टर्म कितनी की है? छोटी सी 7 इयर्स की। तो दैट्स वाई ये इंडिकेटर है कि आगे लेसी के बाद भी एसेट को यूज करने का स्कोप है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होंगे और उसको लेसर यूज करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑपरेटिंग लीज। अब ट्रीटमेंट क्या होगा अंडर ऑपरेटिंग लीज? सो ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग 8 देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है दैट्स व्हाई एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज जो रहेगा वो कितना रहेगा? 8,80,000 डिवाइडेड बाय 25। दूसरा, आपने टोटल लीज पेमेंट्स कितनी करनी है? जैसा कि मैंने बताया 175 प्लस 4,20,595 595 की, ये 595 की पेमेंट्स आपने 7 सालों तक करनी है। रजे, आपने ये नहीं देखना इसमें कि यू विल कौन से ईयर में कितनी पेमेंट है, आप ये देखो टोटल कितनी पेमेंट है और उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर दो। अब देखा जाए मैं 175 पूरा पे कर रही हूँ फर्स्ट ईयर में, तो आपने टोटल लीज पेमेंट्स देखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 595 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ गया? 85,000। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी लायबिलिटी जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने 175 का अमाउंट तो रिसीव कर लिया, बट इस साल ड्यू कितना हुआ है? इस साल ड्यू सिर्फ 85,000 हुआ है, जो एक्स्ट्रा इनकम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम मतलब दिस पार्ट ऑफ इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन फ्यूचर, हमने रिसीव उसको एडवांस में कर लिया। तो 175 माइनस 85, 90,000 का जो आपका अमाउंट है वो कहां पे चला जाएगा? बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी चला जाएगा। इसको मैं ये कह सकती हूँ, जैसे आप छोटे होते पढ़ते थे प्रीपेड इनकम, ये वो चीज हो, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज हो गया। अब उसके बाद छोटे पॉइंट्स रह गए हैं। लेसर डिस्क्लोजर। लेसर डिस्क्लोजर में वो क्या कहते हैं कि लेसर कौन कौन सी चीजों का डिस्क्लोजर करेगा? प्रॉफिट और लॉस अगर सेल हो रही है, फाइनेंस इनकम कितनी है, डेटा अबाउट चेंजिंग इन कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है एसेट रिसीवेबल का वो चेंज हो रहा है, या मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस मतलब उसको डेटा टेबल पूरा शो करना पड़ेगा कि उसका जो लीज पीरियड है उसमें कितनी कितनी इनकम एंड कितने कितने क्लोजिंग बैलेंस आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी लेसर की अकाउंटिंग खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।